हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो साइंस की क्लास चल रही है यहाँ पे और हम डाउट करने वाले हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 12 साइंस के चैप्टर साउंड के क्लास 9 के। तो आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ के जो बच्चों को डाउट्स हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 जैसा पहला डाउट यहाँ पर पूछा गया बच्चों के द्वारा। इसमें कहा गया विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम शो दैट द साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। तो बच्चों ये छोटी क्लास में आपने एक्सपेरिमेंट को किया होगा, है ना। ये इलेक्ट्रिक बेल वाला एक्सपेरिमेंट है। आप क्या करते हैं यहाँ पे बेटा कि एक आप लेवल डायग्राम भी बना रहे हैं यहाँ पे, और क्या करते हैं आप यहाँ पे एक वैक्यूम पंप होता है। इस वैक्यूम पंप से इस ग्लास जार के अंदर की सारी हवा आप निकाल लेते हैं और फिर हवा निकालने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आप सप्लाई करते हैं और ये बेल इस पे हथौड़ा जो है इस पे हैमर करता है, इस पे, है ना। इसको ये टिक 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 करता भी है, मगर इसके बाद भी कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है, क्योंकि यहां से सारी की सारी हवा कहाँ निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। और यू नो साउंड वेव इज अ मटेरियल वेव दैट रिक्वायर्स सम मटेरियल मीडियम। अब उसके पास मटेरियल ही नहीं है, ओके। तो आपका साउंड प्रोपोगेट होगा कैसे? बिल्कुल नहीं होगा। ये इसको हैमर तो करेगा, मगर इसकी वजह से जो वाइब्रेशन होंगे वो ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने पूरी की पूरी हवा इसकी बाहर निकाल ली है, ओके। सो ये एक्सपेरिमेंट होता है। सो लेट्स रीड इट। Take an electric circuit which consists of a cell, a switch and an electric bell arranged inside a bell jar which stand on a platform and evacuating pump. Evacuating pump मतलब एक ऐसा पंप जो इसको वैक्यूम क्रिएट कर दे, अंदर से सारी की सारी गैसेस निकाल ले। The switch of the bell is pressed to close electric circuit when all the air within the bell of jar sound is heard. है ना। पैरा की शुरू में आपने जैसे ही स्विच आपने प्रेस किया तो आपको किर की आवाज आएगी, बिकॉज वहां पे हवा है। डन। बट जैसे ही आप air is now pumped out from the bell jar. When the air is completely removed from the bell jar, no sound is heard, as it obvious from the figure, because the medium of the air which has to be carry the energy from the bell to the jar is removed. क्योंकि बेटा यहाँ से जो वाइब्रेशन क्रिएट हुए, इनको कैरी करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए जो मीडियम था एयर का, जो एयर के पार्टिकल थे, अब वो नहीं है वहां पे प्रेजेंट। That is why it shows that sound need a material medium for its propagation. That's it. So simple एक question. ओके, नेक्स्ट 78 का फोर्थ क्वेश्चन यहाँ बच्चों ने पूछा है। तो 78 के फोर्थ क्वेश्चन को समझने के लिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। द स्टेम ऑफ अ ट्यूनिंग फॉर्क इज प्रेस्ड अगेंस्ट अ टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वुड द अबव एक्शन प्रोड्यूस अ ऑडियोबल साउंड। अब देखिए ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है, इस तरीके का एक साउंडिंग डिवाइस होता है जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशन क्रिएट करता है। कह रहा है इसको टेबल पे टैप किया गया तो क्या ये ऑडियोबल साउंड प्रोड्यूस करेगा? बिल्कुल प्रोड्यूस कर सकता भाई, क्यों नहीं प्रोड्यूस करेगा? यस, देयर इज एन ऑडियोबल साउंड प्रोड्यूस। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है डज द अबव एक्शन कॉज द टेबल टू सेट इनटू द वाइब्रेशन। डज द अबव एक्शन कॉज द टेबल टू सेट इनटू वाइब्रेशंस? यस, बिल्कुल सही बात है। टेबल के साथ किया गया जो एक्शन है ये उसको साउंडिंग डिवाइस को, यानी कि आपके ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेशन मोड में ला देगा। इफ आंसर ऑफ द अबव इज यस, व्हाट टाइप ऑफ वाइब्रेशन? अगर आंसर यस है तो बताइए वाइब्रेशन कौन सा है। सो देखिए, यस द टेबल टॉप इज सेट इनटू द फोर्स्ड वाइब्रेशन बाय दिस। यस, तो पहला है टेबल का टॉप। इवन आपने ट्यूनिंग फॉर्क को टैप किया है, जब उस पे हिट किया आपने टेबल पे, तो ट्यूनिंग फॉर्क तो आएगा ही, मगर आप जिस टेबल से इसको हिट कर रहे हैं वो भी वाइब्रेशन में आ जाएगा। ओके, ये देखिए जैसे ये आपके पास में टेबल है, ओके, और ये आपने ट्यूनिंग फॉर्क लिया है, आपने इस पे हिट किया है इसको, तो ये टेबल भी जो है आपका वाइब्रेशन में आ जाएगा। ठीक है। सो यस द टेबल टॉप इज सेट इनटू द फोर्स्ड वाइब्रेशन बाय दिस। ओके, यस, कह रहा है कि वाइब्रेशन का टाइप क्या है। तो जो वाइब्रेशन है, कैसा वाइब्रेशन है? फोर्स्ड वाइब्रेशन, मतलब कि आपको फोर्सफुली उसमें बार बार टैप करना पड़ेगा, तब वाइब्रेशन क्रिएट होते रहेंगे। लास्ट क्वेश्चन है अंडर व्हाट कंडीशन डज द अबव एक्शन लीड टू ए रेजोनेंस। देखिए रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, इसको रेजोनेंस को समझना पड़ेगा। जैसे आप मानिए कि आप अपने स्कूल में बैठे हुए हैं और किसी बच्चे ने टेबल में ऐसे टैप किया, यहां पे मारा थप, यहां पे मारा थप, फिर मारा थप, और साउंड हुआ थप थप थप। जैसे मैं कभी टेबल में बजाने लग जाता हूं, अब इसी बीट को बच्चों, बीट को फॉलो करते हुए अगर मेरे साथ कोई दूसरा स्टूडेंट भी सेम, अगर मतलब सेम यही फ्रीक्वेंसी पे रोटेट करेगा, समझ गए ना। अगर बेटा यही सेम चीज को अगर दूसरा स्टूडेंट रिपीट करेगा और साथ ही साथ मेरे साथ ही फ्रीक्वेंसी मैच करा लेगा, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? रेजोनेंस। क्या बोलते हैं इसको?
रेजोनेंस, समझ गए ना। तो उस समय क्या होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, हैवी हो जाया करते हैं, ठीक ना। उस समय वाइब्रेशन मतलब रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, रेजोनेंस का मतलब होता है कि दो चीजों की फ्रीक्वेंसी एक जैसी हो जाए, ठीक ना, दो चीजों की फ्रीक्वेंसी एक जैसी हो जाए। तो देखिए क्या है, या pressing the stem of the vibration tuning fork against the tabletop would lead to the resonance if the frequency of the tuning fork equal to the natural frequency oscillation of tabletop। देखिए अगर दोनों चीजों की फ्रीक्वेंसी एक हो जाएगी तो वहां पर रेजोनेंस क्रिएट हो जाएगा। रेजोनेंस मतलब बिल्कुल एक दूसरे के साथ ट्यून कर लेना, बिल्कुल मिला लेना। जैसे मैं कहूंगा कि टीचिंग के टर्म में आपको मेरे साथ रेजोनेंस कंडीशन पे होना चाहिए, मतलब आप सबसे अच्छा सीख पाएंगे जब आप मेरे साथ परफेक्टली ट्यून करेंगे, मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो मेरी फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, है ना, आपकी फ्रीक्वेंसी मेरी फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, मतलब जिस गति से मैं पढ़ा रहा हूं, जिस फ्रीक्वेंसी से मैं पढ़ा रहा हूं, आपका दिमाग भी उसी फ्रीक्वेंसी से चलेगा, तो मैं और आप साथ साथ चलेंगे एकदम, तो उसको बोलते हैं रेजोनेंस, ठीक है ना। तो रेजोनेंस में क्या होता है, जैसे अब जैसे समझो आप ये मान लो कि कुछ आर्मी के जवान हैं, ये मार्च कर रहे हैं इस लोहे के ब्रिज पे, ये लोहे का ब्रिज है। अब ये लोहे का ब्रिज जो है जैसे ही आर्मी का पहला जवान मार्च करने आया तो ये लोहे का ब्रिज जो है वाइब्रेशंस करने लग गया, है ना, हिलने लग गया। अब अगर इन जवान, ये तो किसका वाइब्रेशन है, लोहे के ब्रिज का, अगर इसके ऊपर जो आर्मी का ट्रूप रनिंग कर रहा है, अगर उसके भी वाइब्रेशन बेटा अगर इसी टाइप के हों, ठीक है ना, तो बच्चों जानते हो क्या होगा, तो अगर ऐसा हुआ बेटा बहुत हैवी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगे, बहुत हैवी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगे बेटा, अगर ऐसा हुआ तो, ठीक है ना, इन सच केस बहुत हैवी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगे। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटा, इस कंडीशन को हम रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है ना, इस कंडीशन को हम रेजोनेंस बोलते हैं, मतलब कि दो फ्रीक्वेंसी का मेल हो जाना, मिलाप हो जाना, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। 84 का देखिए, गिव यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड के मल्टीपल रिफ्लेक्शन का यूज बताना है। तो बेटा मेगाफोन आपने देखा होगा, पुलिस वाले अनाउंसमेंट करते हैं, है ना। एंड देन इसके बाद सीलिंग ऑफ कंसर्ट हॉल बताया गया था आपको कि उसको इस तरीके का शेप बनाया जाता है, हेमिस्फेरिकल टाइप का शेप, कर्व शेप बनाया जाता है। स्टेथोस्कोप, डॉक्टर जो बेटा स्टेथोस्कोप टांगते हैं उसका भी साउंड का रिफ्लेक्शन यूज होता है। साउंड बोर्ड आर कर्ड सरफेस, साउंड बोर्ड जो होते हैं वो कर्ड सरफेस होते हैं, है ना। एंड और फोर्थ पॉइंट हो गया, एंड साउंड वेव फ्रॉम द स्पीकर आर रिफ्लेक्टेड बाय डाई साउंड बोर्ड, फॉर दीज रिफ्लेक्टेड वेव ऑफ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पीपल ऑडियंस, ये भी लगाया जाता है डाई साउंड बोर्ड। एंड हियरिंग एड यूज बाय द पर्सन इज हर्ड ऑफ हियरिंग। अच्छा ये देखो बेटा क्या होता है, ये जो आजकल हियरिंग एड लगाते हैं, मतलब जिनको कम सुनाई देता है वो कान में मशीन लगाए रहते हैं, डिब्बी वाली कान में मशीन आती है, तो बेटा उसमें भी क्या होता है, रिफ्लेक्शंस यूज होते हैं साउंड के, है ना। तो इतना काफी है कि कान वाली मशीन जो होती है बेटा उसमें भी साउंड का रिफ्लेक्शन यूज हुआ करता है। ये देखिए जो सीलिंग इसकी इस तरीके से होती है ना, कॉनकेव होती है, इसका रीजन यही है बेटा, यहां से जैसे साउंड गया और साउंड बेटा टकरा करके ऑडियंसेस को अलग अलग एंगल पे मिलेगा, ठीक ना। और अगर फ्लैट सीलिंग होती ना बेटा तो फ्लैट सामने वाली भी टकरा करके वापस आ जाता, तो इस तरीके से ये हुआ करता है। सेम इसी तरीके से बेटा साउंड बोर्ड भी जो डिजाइन किए जाते हैं अलग अलग जगह जाने के लिए, साउंड बोर्ड वो तो मिक्सर तो होता ही है मगर एक प्रकार की डिजाइन भी होती है बेटा, उसको भी हम लोग साउंड बोर्ड बोलते हैं। हाँ ये देखिए यहाँ पे जो है ये कॉनकेव साउंड बोर्ड डिजाइन किए जाते हैं, ये देखिए इनका जो शेप होता है अंदर की ओर दबे हुए होते हैं, इनको आप क्या कहते हैं, कॉनकेव साउंड बोर्ड, क्या बोलते हैं इनको, कॉनकेव साउंड बोर्ड, ठीक ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है 85th का, है ना, गिव एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। तो बेटा पता है आपको अल्ट्रासोनिक वेव जो होती है बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है, तो अल्ट्रासोनिक वेव आर यूज फॉर होमोजाइनिंग मिल्क। अच्छा मिल्क को होमोजाइनिंग कैसे करते हैं, जैसे देखो बेटा मिल्क आपके पास में है और मिल्क में आपके पास में अलग अलग पार्टिकल है, जैसे ये मिल्क भरा हुआ है, मान लो बेटा एक पार्टिकल इसका मोटा है और एक पार्टिकल इसका क्या है, पतला है, तो हम क्या चाहेंगे, इस मोटे पार्टिकल को तोड़ दें, क्या कर दें, इसको हम तोड़ दें। तो अल्ट्रासोनिक वेव के बेटा वाइब्रेशन तगड़े होते हैं, है ना, बहुत मस्त होते हैं वाइब्रेशन, हैवी वाइब्रेशंस होते हैं, फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब एनर्जी ज्यादा। तो क्या होगा, अगर जैसे ही आप इस वाइब्रेशन को इसमें डालोगे तो ये बेटा दो पार्ट में टूट जाएगा, फिर और तोड़ना है बेटा तो और तोड़ सकते हो, है ना। तो मतलब सारे पार्टिकल को आप एक जैसा कर सकते हो। तो अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस आर यूज्ड फॉर होमोजाइनिंग द मिल्क, दीज वाइब्रेशंस ब्रेक डाउन द लार्जर पार्टिकल ऑफ फैट, लार्जर पार्टिकल ऑफ द फैट, फैट बेटा जो उसमें प्रेजेंट होता है उसको स्मॉलर पार्टिकल में ब्रेक कर देता है अल्ट्रासोनिक वेव की वजह से, ठीक है। चलिए 92 क्वेश्चन देखिए, अ चाइल्ड हियर्स एन इको फ्रॉम अ क्लिफ ऑफ 4 सेकंड आफ्टर द साउंड
फॉर्म पावरफुल क्रैकर इज प्रोड्यूस। देखो बेटा, उसको इको सुनाई दे रहा है 4 सेकंड के बाद। इको सुनाई दे रहा है मतलब किससे सुनाई दे रहा है? इको फ्रॉम अ क्लिफ, चोटी से। मतलब 4 सेकंड मतलब कि गई है साउंड और वापस आई है। कितने सेकंड में? 4 सेकंड में, है ना। तो मतलब 4 सेकंड में डी इधर से ट्रेवल किया और डी इधर से, मतलब 4 सेकंड में कितना ट्रेवल किया बेटा? 2D। 4 सेकंड में कितना ट्रेवल किया है? 2D। चलिए, अब आपको कह रहा है कि बताइए कि हाउ फार अवे, आपको बता रहा है कि कितना दूर होगा, ठीक है ना। तो आप एक काम करिए, आप अगर 2D नहीं लेना चाहते हैं तो आप D ले लीजिए एक तरफ की डिस्टेंस के लिए, है ना। तो टाइम आपका आधा हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा? आधा। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। बट आपको निकालना क्या है? हाउ फार अवे। तो डिस्टेंस निकालनी है आपको यहाँ पे। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यही फॉर्मूला लगा लीजिए, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए स्पीड कितनी है बेटा? 344 की, और एक तरफ का टाइम कितने सेकंड लग रहा है? 2 सेकंड। तो आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? 688। डन, ठीक है ना। और अगर आप दोनों तरफ की डिस्टेंस ले लेंगे बेटा, तो आपको टाइम करना पड़ेगा 4 सेकंड। टाइम कितना करना पड़ेगा? 4 सेकंड। तब आपको यहाँ पे 2D रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? 2D, क्योंकि जाने में और आने में टोटल 4 सेकंड का, इसलिए एक तरफ जाने में 2 सेकंड है। तो यहां पर किससे किया है? एक तरफ से। चलिए 102 क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो वेव्स ऑफ स्पीड 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड आर रिफ्लेक्टेड ऑफ द मून एंड रिसीव बैक ऑन द अर्थ। द टाइम elapsed बिटवीन द सेंडिंग द ओरिजिनल सिग्नल एंड रिसीविंग बैक एट ऑन द अर्थ स्टेशन इज 2.5 सेकंड। व्हाट इज द डिस्टेंस? देखो बेटा, फिर से वही है, आपसे अर्थ से लेकर के मून तक की डिस्टेंस पूछी जा रही है। ये वेव गई और ये वेव आई, ओके। और ये वेव कितने सेकंड में आती है? 2.5 सेकंड में। मतलब जाना और आना का टाइम कितना है? 2.5। तो बेटा एक तरफ की ट्रेवलिंग कितने में हो जाएगी? 2.5/2 में। आपको क्या निकालनी है? स्पीड। तो बेटा स्पीड का फॉर्मूला होता है, सॉरी डिस्टेंस निकालनी है आपको। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बच्चों स्पीड इनटू टाइम। व्हाट इज डिस्टेंस? इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, राइट। तो बेटा स्पीड, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपकी कितनी है? 3 into 10 की पावर 8। 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, ये आपकी डिस्टेंस स्पीड है। और टाइम बेटा कितना लगा है बेटा? 2.5/2। एक तरफ की बात कर रहे हो, 2.5/2। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर। देखिए 3 into 10 की पावर 8 और ऊपर में 2.5, नीचे कितना? 2। ये आंसर आ जाएगा। डन। चलिए देखिए बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। कह रहा है स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ वेल 44.1 मीटर डीप। द स्प्लैश यानी छपाक इज हर्ड 3.13 सेकेंड आफ्टर द स्टोन इज ड्रॉप। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। आपको कह रहा है कि अगर ये हुआ है तो आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर बताना है। देखो बेटा सीन क्या है, यहाँ पे पानी है बेटा और आपने यहां से एक पत्थर फेंका। तो सबसे पहले बेटा पत्थर को जाने में टाइम लगेगा, है ना। अब वो टाइम लगेगा, उस टाइम के बाद फिर कह रहा है 3.13 सेकंड के बाद सुनाई दिया है। तो मान लो बेटा टोटल ये इस बंदे ने कान लगाया और छोड़ा और 3.13 सेकंड के बाद इसको सुनाई दिया। इसका मतलब, अब देखो बेटा, मान लो स्टोन को गिरने में कितना समय लग गया? 3 सेकंड। तो स्टोन जब टकराएगा तो 3 सेकंड तो अपने वो ट्रेवलिंग के लिए है। तो साउंड को वापस आने में कितना समय लगा? 3.13 माइनस 3, मतलब कितने सेकंड? 0.13 सेकंड। और डिस्टेंस हमको दी गई है कि कितना गहरा है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहले हमें टाइम निकालना है। तो ये देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से हमने डिस्टेंस देख करके टाइम निकाल दिया, राइट। अब ये टाइम निकल गया। अब साउंड के लिए सॉल्व करते हैं। यू नो स्पीड इक्वल टू हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है ना। तो कितना अपने पास में डिस्टेंस कितनी दी गई है? 44.1। और टाइम कितना लगा है? देखो 3 सेकंड किसको लगे हैं? पत्थर को गिनने में। और साउंड कितने के बाद प्रोड्यूस हुआ है? 3.13 के बाद, राइट। मतलब 3.13 में 3 सेकंड तो पत्थर गिरने में ही खा गया है। तो 0.13 सेकंड लगा है साउंड को ऊपर आने में। मतलब साउंड के लिए जो टाइम यूज होगा बेटा टी डैश, वो कितना होगा? 3.13। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो 3.13 से आप इसको कंपेयर कर दीजिए बेटा, है ना। 3.13 से आप क्या कर दीजिए? कंपेयर कर दीजिए। तो यू है ना, सॉरी 0.13, मैं 3.13 बोल गया, मुझे क्या बोलना था? 0.13। मतलब जो टाइम टी डैश है दैट इज इक्वल टू 0.13, ओके।
और आपके पास टी डैश कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे आपके पास टी डैश आ रहा है 44.1, तो 44.1 अपॉन वी, 44.1 अपॉन वी इक्वल टू 0.13। तो बेटा v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 44.1 डिवाइडेड बाई 0.13, ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक ना। अच्छा, अगर आप टोटल टाइम भी कर दो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि टी डैश में आपको टोटल टाइम 3 तो रख के माइनस करना ही था, और मैंने डायरेक्ट कर दी उस चीज को। तो ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट डाउट देखते हैं बच्चों का, 103 क्वेश्चन है ना। अ साउंड वेव ऑफ वेवलेंथ, तो पहली चीज बेटा आपको वेवलेंथ यहाँ पे दी गई है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। वेवलेंथ दी गई है तो लैम्डा सबसे पहले लिख लेंगे। हैज अ टाइम पीरियड भी दिया गया, वाह भाई क्या बात है, टाइम पीरियड दिया गया है। इफ द टाइम पीरियड डिक्रीज टू 10 की पावर -4 सेकेंड, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फ्रीक्वेंसी इन न्यू वेव। तो आपको बताना है कि बताइए कि कैलकुलेट द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इन द न्यू वेव। तो आपको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बतानी है नए वाले सीन में, ठीक है ना। चलिए तो पहला केस कर लेते हैं। देखिए बेटा आपको क्या दिया गया है, वेवलेंथ दी गई है, मतलब आपको लैम्डा दी गई है, लैम्डा इक्वल टू 0.03 मीटर। और आपको टाइम पीरियड बेटा कैपिटल टी, इसको स्मॉल टी नहीं लिखते हैं, कैपिटल टी कितना दिया गया है, 10 की पावर -3। तो यू नो बच्चों की स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है, स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की स्पीड होती है लैम्डा बाई टी, लैम्डा बाई टी। तो लैम्डा बाई टी दैट इज इक्वल टू 0.33 अपॉन 10 की पावर -3, है ना। तो इसको सॉल्व कर लो तो 3 जीरो ऊपर चले जाएंगे, है ना। तो 0.33 को सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व होगा देखो, 0.33 का डेसिमल नीचे बन जाएगा 33 अपॉन 100, और यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 1000, क्योंकि 10 की पावर -3 है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। तो बेटा ये आंसर 300 लिखा, बट ये 330 आएगा, आई थिंक सो। ये आंसर कितना आएगा 330, तो ये 300 नहीं है बेटा, ये 330 आएगा, है ना। सो स्पीड कितनी हो गई 330 मीटर पर सेकेंड, 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अब देखो बच्चों क्या होता है पता, देखो आप क्या हुआ करता है बेटा, जब एडजस्टमेंट करते हो आप में, तो v इक्वल्स टू होता है न्यू इंटू लैम्डा। तो बेटा एक बढ़ता है और एक घटता है, मगर ये वैल्यू बेटा हमेशा कांस्टेंट रहती है ना, ये वैल्यू कभी बढ़ती घटती नहीं है, मतलब स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है ना। तो स्पीड कांस्टेंट रहती है, तो नए वाले में भी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी और लैम्डा बदल जाएगा। तो क्या कह रहा है सेकंड केस में, इसका जो टाइम पीरियड है बेटा वो बदल गया है 10 की पावर -4 सेकेंड। समझना इसको कैसे करते हैं, देखना है। हाँ, तो v इक्वल्स टू नई वाली स्पीड न्यू डैश इंटू लैम्डा डैश। अब बेटा स्पीड वही रहेगी, तो स्पीड हम लोगों ने कितनी निकाली है 330 मीटर पर सेकेंड, स्पीड कितनी है 330 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे पुट कर दो आप क्या 330, न्यू डैश, न्यू डैश मतलब नई वाली फ्रीक्वेंसी, और न्यू का मतलब क्या होता है बेटा 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन नया वाला टाइम पीरियड इंटू नई वाली वेवलेंथ जो आपसे पूछी जा रही है। तो 330 इक्वल टू, देखो नया वाला जो टाइम पीरियड है वो कितना दिया गया है, नया वाला टाइम पीरियड आपको दिया गया है 10 की पावर -4, देख लो ये दिया गया है, नया वाला टाइम पीरियड कितना है 10 की पावर -4। तो यहाँ पे रखेंगे 10 की पावर -4 इंटू लैम्डा डैश। तो बेटा आंसर फाइनली आपका कितना आ गया, लैम्डा डैश इक्वल टू 330 इंटू 10 की पावर -4 मीटर। सॉल्व कर दीजिए, तो लैम्डा डैश इक्वल टू 330 और 10 की पावर -4 मतलब 1 2 3 4, 4 जीरो, जीरो जीरो कैंसिल, आंसर 0.033। ये बेटा इतने मीटर, 33 मीटर, इतने मीटर बेटा आपकी नई वाली वेवलेंथ आ जाएगी 0.033, है ना। तो ये आ गई वेवलेंथ आपके पास में। अच्छा फ्रीक्वेंसी, इसका क्या काम है भाई, वो तो निकाल ही लेंगे, पूछा गया क्या। अच्छा फ्रीक्वेंसी ऑफ द न्यू वेव, तो फ्रीक्वेंसी तो बेटा जानते ही हो, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड दिया तो इसको अपॉन कर दो, तो 1 अपॉन 10 की पावर कितना हो जाएगा 3। अच्छा अरे गलत कर रहा है बेटा, ये देखो 10 की पावर -4 है ना, 10 की पावर -4 है, तो यहाँ पे तो -4 आएगा, न्यू केस बोला है ना, नए केस में, ये तो पुरानी वाली निकाल दी बेटा इसने, है ना। तो 10 की पावर कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 की पावर 4, -4 ऊपर चला जाएगा तो ये 10 की पावर 4, तो इसके काफी आंसर बेटा इनकरेक्ट है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, नेम द सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ साउंड रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी एंड लाइट रिलेटेड टू द वेवलेंथ। नेम द सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ साउंड related to its frequency and light related to its wavelength. So pitch is related to frequency of sound and color is related to wavelength। कह रहा है कि बताइए मतलब
दो प्रॉपर्टी ऐसी बताओ जिस प्रकार से सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी, मतलब ये कह लीजिए कि जो चीज आपको समझ में आए एक तरीके से। देखो क्वेश्चन में, नेम द सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ साउंड रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी, उस प्रॉपर्टी का नाम बताओ जो कि फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, और लाइट जिसमें वेवलेंथ से रिलेटेड है। तो बेटा क्या होता है, लाइट की फील्ड में वेवलेंथ हमको क्या प्रोवाइड करता है, कलर प्रोवाइड करता है। लाइट की फील्ड में वेवलेंथ क्या देता है बेटा, कलर। और साउंड की फील्ड में फ्रीक्वेंसी हमको क्या देती है बेटा, पिच। क्या देती है, पिच। तो यहां पर जो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्वांटिटी की बात करी जा रही है, एक्चुअली वो पिच है। डन।